अब हम पढ़ेंगे शय प्रसंग व्याख्या आरोह पद्य भाग की हम व्याख्या करेंगे। निम्नलिखित पद्यांश की शय प्रसंग व्याख्या कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने संस्कृत जिनको शुक्र, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह शूरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग के गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अब इसका शय प्रसंग व्याख्या। उपयुक्त उपयुक्त पद्यांश कक्षा 12 की आधार हिंदी पुस्तक आरोह टू के कवि हरिशंकर हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय से लिया गया था, जिसका प्रसंग का निशा निमंत्रण से संकलित इस कवितांश में कवि अपनी जीवन शैली का परिचय दिया है कि वह किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन में सहने पार लिए घूमता है। व्याख्या। कवि कहता है कि मैं सांसारिक जीवन का भार अपने ऊपर लिए हुए फिरता रहता हूँ। किसी पीर ने मेरे हृदय की कोमल भावनाओं का स्पर्श करके हृदय रूपी वाणी के तारों को संस्कृत कर दिया। इसी तरह मैं अपने सांसों के दो तार लिए हुए जग जीवन में फिरता रहता हूँ। कवि बच्चन कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी शराब को पीकर मस्त रहता हूँ। इसी मस्ती में इस बात पर कभी विचार नहीं करता हूँ कि लोग मेरे संबंध में क्या कहते हैं। ये संसार तो उन्हें पहुँचता है, अर्थात प्रशंसा करता, जो उनके जीवन उनके कहने पर चलते हैं उनके अनुसार गाता हूँ तथा कविता अपने मनोभाव को अभिव्यक्त करता हूँ। विशेष कवि अपने जीवन के सुख दुख प्रेम का दायित्व स्वयं उठाते हैं। मुक्त छंद तुकांत कविता की विधा रूपक अनुप्रास आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है और खड़ी बोली की हिंदी का प्रयोग हुआ है। शय प्रश्न और कोमल कांत शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अब आगे पढ़ते हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमते हुए आते उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्षर, तो छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। इसका रहेगा क्या रहेगा। उपयुक्त पद्यांश कक्षा 12 की पुस्तक से आरोह भाग कवि धन्य की कविता से संकलित किया गया प्रसंग रहेगा इसका। कवि आलोक धन्य की प्रसंग एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग से यह कवितांश संकलित किया गया। बच्चों का कोमल व लचीला होना तथा पतंग उड़ाते समय किसी बात का होश न रखना कवि ने वर्णन किया गया है। अब व्याख्या। कवि कहता है कि बच्चों का शरीर जन्म से ही रुई के समान कोमल है। उनकी कोमलता को स्पष्ट करने के लिए स्वयं पृथ्वी उनके व्याकुल पैरों के पास जाते हैं। जब वे बेसुध होकर दौड़ते हैं तब उनके पैरों से स्पष्ट कठोर शब्दों की भी कोमल बन जाती है। उनके भागते पैरों की आवाज़ से प्रतीत होता है कि चारों दिशाएं मृदंग की भांति मधुर संगीत निकाल रही है। वे पतंग उड़ाते हुए झूले की भांति पेंग भरते हुए आगे पीछे दौड़ते। उस समय बच्चों का शरीर पेड़ की डालियां की तरह लचीलापन लिए हुए रहता। कवि कहता है कि पतंग उड़ाते समय बच्चों की छतों से खतरनाक किनारे तक आ जाते, जहाँ अगर ध्यान न दिया जाता तो दुर्घटना हो सकती है। यहाँ उन्हें बचाने के लिए तेजी से कोई नहीं आ सकता, केवल गिरने के प्रयास से उत्पन्न हुआ उस रोमांच बनकर रह जाता है। अब विशेष कवि ने बच्चों की चेष्टाओं का सुंदर वर्णन किया। मानवीकरण अलंकार अनुप्रास उपमा अलंकारों का प्रयोग किया। साहित्यिक खड़ी बोली युक्त मिश्रित शब्दावली है। बिंबों का शेष सुंदर का दृष्टि किया गया। अब शय प्रसंग में क्या। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह में ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। इसका रहेगा उत्तर आखिरकार के। उपयुक्त पद्यांश कक्षा 12 के आधार हिंदी पुस्तक आरोह भाग 2 के अध्याय कवि कुंवर नारायण द्वारा लिखित कविता का काव्य संग्रह दूसरा कोई नहीं था। इस कविता का सिद्धि पर से लिया गया था। अब शय प्रसंग व्याख्या प्रसंग रहेगी इसकी। कवि ने इस पद्यांश में ऐसे कवियों पर व्यंग्य किया जो वाह लूटने के चक्कर में सीधी सरल और अपना पांडित्य प्रदर्शन के उद्देश्य से कठिन
बना देते हैं, जिससे उस कविता का मूल भाव ही नष्ट हो जाता है। कवि ने कविता में भाषा की सहजता पर जोर दिया। अब करते हैं व्याख्या। कवि कहता है कि बात कहने के लिए उसे चमत्कार स्वरूप देने के चक्कर में बनावटी भाषा का प्रयोग किया। आखिरकार परिणाम वही हुआ जिसका कवि को डर था। जिस प्रकार पेश के साथ जबरदस्ती करने, उससे ज़्यादा घुमाने से उसकी चूड़ी खत्म हो जाती, उसी प्रकार भाषा पर अत्यधिक कसाव देने व प्रयोग करने से बात का प्रभाव व अर्थ दोनों खत्म हो गया। जिस तरह चूड़ी खत्म होने पर पेश को उसी तरह से ठोक दिया जाता, अर्थात परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है, उसी प्रकार कवि ने भी भाषा को उसी बनावटी बन से पन के साथ वही छोड़ दिया जो व्यर्थ बिना प्रभाव के अस्तित्वहीन भाषा बनकर रह गई। तब उस भाषा में ऊपर से तो सब ठीक ठाक सुंदर प्रतीत होता है, परंतु अंदर से भाषा की अर्थपूर्ण कसावट तथा ताकत दोनों खत्म हो जाती है। अब विशेष बात को कहने के लिए सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कविता की विधा छंद मुक्त अतुकांत है। उर्दू शब्दावली बेतरह करतब आदि का सुंदर प्रयोग हुआ। जोड़ जोड़ जबरदस्ती में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ। बात की चूड़ी मारना मुहावरा का सुंदर प्रयोग हुआ। अब 6 प्रसंग व्याख्या कीजिए कि बहुत काली शिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धूल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने नील जल में, या किसी की घोर झिलमिल दहे जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के आधार पर हिंदी के पाठ 5 शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित कविता उषा से लिया गया। 6 प्रसंग व्याख्या रहेगी इसकी। उषा कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले पल पल बदलते प्रकृति के सुंदर का रूप वर्णन किया। अब व्याख्या रहेगी सूर्योदय। कवि सूर्योदय से पहले आकाश में पल पल बदलते हुए वातावरण का चित्रण करते हुए कहता है कि भोर का दृश्य कुछ काले और लाल रंग के मिश्रण से अत्यंत मनोरम लगने लगता है। आकाश काली शिल और उसके कभी कभी अभी अभी लाल केसर से धो दिया हो, अथवा लाली यानी काली नीली स्लेट पर लाल रंग की खड़िया चाक मल दी हो, ऐसा लगने लगा है। नीले आकाश में सूर्य की किरणें ऐसे चमक रहे जैसे नील जल में किसी सुंदरी की गोरी देह झिलमिल कर रही हो, अर्थात प्रातःकालीन सूर्य की किरणें हिलती हुई नायिका के समान लगते। सूर्य का श्वेत बिंब भी हिलता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। कुछ क्षण बाद जब सूर्योदय होता है तब उषा काल का रंगीन सूरभ्य वातावरण चमत्कारी जादू की तरह समाप्त हो जाता है और चारों तरफ सूर्य का तेज प्रकाश फैल जाता है। अब विशेष कविता में उषा काल के दौरान सूर्य की लाल पीली आभा सुंदर वर्णन किया गया, यानी कि भावों के अनुरूप सरल बहुत है उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग हुआ। प्रश्न नंबर 5 6 प्रसंग के अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख परी होता जल विप्लव प्लावन, शुद्र प्रफुल्लित जल से सदा छलकता नीर, रोष शोक में भी हंसता शैशव का सुकुमार शरीर। उपर्युक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधार हिंदी आरोह भाग के 2 के अध्याय 6 से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित काव्य संग्रह अनामिका के 6ठे भाग बादल राग से लिया गया था। अब इसका संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश कवि में निराला ने पूंजीपति में क्रांतिकारी का भय, निर्धन, गरीबों में हर्ष की लहर को वर्णित किया गया। अब इसका जो पद्यांश है इसका उसकी व्याख्या। कवि निराला जी पूंजीपति के बड़े बड़े भवनों को देखकर कहते हैं कि वे ऊंचे भवन अपनी ऊंचाई द्वारा गरीब निर्धन लोगों को भयभीत करते हैं। इन भवनों की ऊंचाइयों ही गरीबों में डर भर देते। इन्होंने गरीबों के शोषण से ही ऊंचे भवन निर्मित किए हैं। वर्षा से जो बाढ़ आता है उससे सबसे पहले कीचड़ ही बहता है। छोटे से कमल के फूल तो जल का स्पर्श कर और भी आनंदित होते। भावार्थ यह है कि कीचड़ पूंजीपतियों का पर्याप्त तथा कमल उन गरीबों के समान है। गरीबों के बच्चे कठिन परिस्थितियों में भी जीने वाले सुकुमार होते हैं, जिन पर प्रकृति का कोई असर नहीं होता, बल्कि प्रकृति के विभिन्न रूप को देखकर भी वे सदैव प्रसन्न रहते हैं। गरीब रोग व्याधि दुख पीड़ा सभी में समान स्थिति में रहता है, जबकि पूंजीपति सदैव अपने शोषण से उत्पन्न क्रांति के कारण भयभीत रहते हैं। विशेष कवि ने किसानों गरीबों की स्थिति का वर्णन किया है। बादलों से क्रांति का आह्वान किया गया है।
पाशा तत्सम प्रधान और ओजस्वी है। जल प्लावन में कमल खिलता है, अर्थात कष्टों में भी गरीब व्यक्ति प्रसन्न रहता है, जैसे विशेष प्रस्तुत है। रूपक अनुप्रास जैसे अलंकारों का अन्यन्यास प्रयोग हुआ। अब प्रश्न नंबर 6, तप प्रताप उर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत अश कही आयशु पाए पद बंदी चले हनुमंत भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार मन महु चात शरात पुनि पुनि पवन कुमार। तो अब इस संदर्भ पढ़ते उपयुक्त पद्याश हमारी पाठ्य पुस्तक आधार हिंदी आरोह के अध्याय 7 गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस के लंका कांड लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप शीर्षक से लिया गया था। प्रसंग वाक्य तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप का वर्णन करते हुए प्रस्तुत प्रसंग में लिखते हैं कि जब हनुमान हिमालय पर्वत पर से संजीवनी बूटी लाते उसी समय मार्ग में भरत से मिलाप होता, उसी का वर्णन किया गया। अब व्याख्या भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि लक्ष्मण को युद्ध के दौरान शक्ति लगने पर हनुमान संजीवनी बूटी लाने जाते, वापस आते समय उसकी मुलाकात भरत से होते वो भरत कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका प्रताप यश हृदय में रखकर तुरंत ही भगवान राम के पास पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार कहते हुए हनुमान भरत की आज्ञा प्राप्त कर उनके चरण की वंदना करके चल दिए। भरत के बाहुबलशील व शांत व्यवहार गुण तथा प्रभु श्री राम के प्रति अपार स्नेह को देखते हुए मन ही मन बार बार प्रशंसा करते हुए हनुमान जी लंका की तरफ चले जा रहे थे। अब तुलसीदास जी ने हनुमान जी की भक्ति भावना तथा भरत के गुणों का वर्णन किया। अवधी भाषा का प्रयोग हुआ, दोहा छंद अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ था। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 1 वितान, जिसमें 12 नंबर के अंक का सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे बहुचयनात्मक प्रश्न जिसमें पहला सिल्वर वेडिंग कहानी के कहानीकार का क्या नाम है, इसका ऑप्शन नंबर से मनोहर श्याम जोशी, ऑप्शन नंबर 6 है इसका। अब पढ़ेंगे सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है, तो इसका उत्तर रहेगा कि पुरानी पीढ़ी व नई पीढ़ी के बीच के अंतराल तक वैचारिक मतभेद। प्रश्न नंबर 3, मूर्ख लोग घर बनाते और शयान्य लोग उसमें रहते, यह कथन किसका है, तो यह कथन है वसंत का, नहीं यह कथन है देवकाश्वरी, ऑप्शन यह है किशनदा का। प्रश्न नंबर है 4, किशनदा अपना मानस पुत्र किससे बताया गया, तो यशोबर बाबू को बताया गया है। प्रश्न नंबर 5, सिल्वर वेंडिंग में ऊंची रेसिंग गाउन उपहार लेते समय यशोधर बाबू के बेटे की कौन सी बात चुप गई है, तो इसमें कि ऑप्शन नंबर 6 उन्नी गाउन पहनकर दूध लाने की बात सुनकर चुप गई थी। अब प्रश्न नंबर 6, जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी, उत्तर रहेगा द्वारिका जाने वाले सुदामा जैसी उनकी दशा थी। प्रश्न नंबर 7, यशोधर बाबू का तकिया कलाम वाक्य क्या था, सम हाउ इम्प्रॉपर है। प्रश्न नंबर 8, किशनदा की मृत्यु किस रोग से हुई थी, जो हुआ होगा। प्रश्न नंबर 8, अपनी पत्नी के मॉडल बनने पर यशोधर बाबू क्या कहकर मजाक बनाते थे, तो इसका उत्तर रहेगा चटाई का लहंगा शहर बढ़िया से लोग तमाशे करते थे। प्रश्न नंबर 10, यशोधर बाबू जूनियर के दिन भर से सूक्ष्म व्यवहार का निराकरण कैसे करते, चलते चलते मनोरंजन करते थे। अब प्रश्न नंबर 11 रहेगा, प्रश्न नंबर 11 रहेगा जिसमें यशोधर बाबू का विवाह हुआ था 6 फरवरी 1947 को हुआ था। और यशोधर बाबू के मतानुसार वेंडिंग एनिश्वरी किन के चौंचले हैं, तो गोरे लोगों के चौंचले हैं। 13 नंबर, यशोधर बाबू घर जल्दी ही लौटना पसंद नहीं करते थे क्योंकि वे पत्नी और बच्चों से छोटी बड़ी बात में मतभेद होता था। प्रश्न नंबर 14, अब इस वर्ल्ड की नहीं उसकी चिंता करने उसकी आशय है, तो पढ़ लो कि हमारा तो छह भी ऐसा देखा ठहरा। ये नारा किसका था, ये नारा यशोधर बाबू का था। प्रश्न नंबर 16, यशोधर बाबू अपने संस्कारों से थे कुमाऊनी से। अब लघुत्रात्मक प्रश्न जिसमें किशनदा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी, तो इसका उत्तर किशनदा की जो छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी वह सुबह की शहर को निकले किशनदा की कुर्ते पाजामे उन्नी गाउन
पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँवों में देसी खड़ाऊ धारण किए हुए, हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी लिए हुए थे। अब प्रश्न नंबर 2, सिल्वर वेंडिंग कहानी के माध्यम से कहानीकार ने क्या संदेश दिया? इसका उत्तर रहेगा कि सिल्वर वेंडिंग कहानी के माध्यम से कहानीकार ने पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के मध्य टकराहट का चित्रण किया। यशोधर बाबू प्राचीन मान्यताओं के समर्थक हैं और किशनदान के विचारों को ही अपना आदर्श मानकर उनके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। तो दूसरी ओर और उनकी पत्नी और बच्चे में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव अपने पिता को पुरानी पीढ़ी का मानकर उनको सम्मान नहीं देते। इससे उनके पारिवारिक जीवन में पीढ़ियों का द्वंद्व चलता रहता है। प्रश्न नंबर 3 है, सिल्वर वेंडिंग से इस कहानी का क्या आशय है? तो इसका उत्तर रहेगा, सिल्वर वेंडिंग से इस कहानी का आशय है कि विवाह की 25वीं वर्षगांठ, अर्थात यशोधर बाबू के विवाह की 25वीं वर्षगांठ है, जिसके माध्यम से परिवार के आपसी संबंधों को व्यक्त किया। प्रश्न नंबर 4, भूषण ने अपने पिता को जो उपहार में उन्नी गाउन लाकर क्यों दिया? सिल्वर वेंडिंग पार्ट के आधार पर बताइए। तो इसका उत्तर रहेगा, भूषण ने अपने पिता को उपहार में उन्नी गाउन इसलिए लाकर दिया कि उसके पिताजी जब प्रातःकाल दूध लाने जाते थे तो फट्टा गाउन पहन कर जाते थे। भूषण को पिता से ज़्यादा अपनी इज्जत की चिंता थी, अर्थात लज्जा से बचने के लिए उपहार में पिता को गाउन लाकर दिया। प्रश्न नंबर 5, बच्चों का होना भी जरूरी। यशोधर बाबू के इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर रहेगा, यशोधर बाबू का मानना है कि बच्चे बड़े होकर भले ही मनमानी करने लगते हैं, लेकिन बच्चों का होना जरूरी भी है। बच्चे के बिना बुढ़ापा ठीक से नहीं गुजरता और मृत्यु की किशनता की तरह जो हुआ होगा से होती है। प्रश्न नंबर 6, कि नए युग के वे कौन से मानक थे जिनसे आदमी को बड़ा मान लिया जाता? यशोधर बाबू की असहमति उनके क्यों थी? आप क्या सोचते, तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर रहेगा, यशोधर बाबू के अनुसार नए युग में फ्रिज और गैस का चूल्हा ऐसे उपकरण हैं जिनसे व्यक्ति समाज में बड़ा मान लिया जाता है। जैसे लेकिन यशोधर बाबू का मानना था कि फ्रिज तो बासी चीज़ों को रखने का उपकरण ठहरा, उसका पानी गला पकड़ता है, और गैस के चूल्हे पर बनी रोटी यशोधर बाबू के मन के अनुरूप न होकर इनके प्रति यशोधर बाबू की असहमति थी। प्रश्न नंबर 7, यशोधर बाबू को घर जल्दी लौटना पसंद नहीं था, क्यों? सिल्वर वेंडिंग कहानी के आधार पर स्पष्ट करें। तो उत्तर रहेगा, यशोधर बाबू को अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में पिछले कई वर्षों से मतभेद होने लगा, जिससे वे घर जल्दी ही लौटना पसंद नहीं करता था। प्रश्न नंबर 8, सिल्वर वेंडिंग कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका उत्तर है, कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में आधुनिकता का समावेश करें, परंतु पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण नहीं करें। बड़ों को छोटों के प्रति स्नेह का व्यवहार करना चाहिए तथा छोटों को भी बड़ों की उपेक्षा करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 9, यशोधर बाबू समय के साथ ढल सकने में असमर्थ रहते, ऐसा क्यों? उत्तर, यशोधर बाबू पुरानी परंपरा को मानते, उन्होंने आधुनिक पहनावे, पश्चिमी जीवनी शैली तथा रहन सहन से नफरत है तथा किशनदा को अपना आदर्श मानते तथा वे समय के साथ ढल सकने में असमर्थ है। यशोधर बाबू ने अपनी पत्नी में समय के अनुसार क्या परिवर्तन देखा है? तो इसका उत्तर रहेगा, 10 नंबर का उत्तर रहेगा, यशोधर बाबू की पत्नी बुढ़ापे में भी बगैर बांह का ब्लाउज पहनती थी, जो रसोई से बाहर दाल भात खा लेती थी, ऊंची हील वाली सैंडल पहनती थी, होठों पर लाली और बालों में खिंचाव लगाती थी। अब दीर्घ लघुतात्मक प्रश्न या निम्नात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है कि सिल्वर वेंडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषता बताइए। उत्तर, यशोधर सिल्वर वेंडिंग कहानी के चरित्र नायक है। वे परिवेश में मिसाहट होने से त्रासदी झेलते हुए परंपरापंथी व्यक्ति है। हर अधेड़ व्यक्ति की तरह वे अपनी पुरानी आदतों और संस्कारों से बंधे हुए हैं। उनका वर्तमान उनके संस्कारों से मेल नहीं खाता, उनकी चारित्रिक विशेषताओं से अधोलिखित है, जिससे पहला है कर्तव्यनिष्ठ। यशोधर बाबू पत्नी और बच्चों के विरोध के बावजूद पिता का कर्तव्य पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। वे अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दिलाते हैं, उन्हें पारिवारिक रिश्तों और समाज संस्कृति से जोड़ने का भी भरसक प्रयत्न करते हैं, परंतु समाज की हवा के सामने टिक नहीं पाते हैं। पॉइंट नंबर 2, पारिवारिक व सामाजिक परंपराओं के निर्वाहक, जिसमें यशोधर बाबू पारिवारिक, सामाजिक व धार्मिक परंपराओं को निभाने वाले हैं।
वे अपनी बहन या बहनों के सुख दुख में भागीदारी होना चाहते हैं। रामलीला, होली, गवाना, जन्यों पुण्यों आदि परंपराओं का पालन करते हैं। इनके रिहर्सल के लिए अपनी क्वार्टर का कमरा भी देते हैं। रोज धार्मिक प्रवचन सुनने के लिए बिरला मंदिर जाते हैं तथा पूजा पाठ भी करते हैं। ये सभी परंपराएं उनकी पत्नी और बच्चों को बुरी लगती है। पॉइंट नंबर 3, आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति के विरोध। यशोधर बाबू आधुनिकता के नाम पर मनमानी करने, उच्चखंड होने, कम कपड़े पहनने तथा नए नए उपकरणों को अपनाने के पक्षधर नहीं है। उन्हें अपनी शादी की रजत जयंती मनाना गैर जरूरी लगता है। इसी प्रकार पत्नी व बेटी का आधुनिक कपड़े पहनना आपत्तिजनक लगता है। वास्तव में उनके संस्कार उन्हें अपनी तरह जीने के लिए प्रेरित करते हैं। नई पीढ़ी और नवीन जीवन का मूल्य, पुरानी पीढ़ी और प्राचीन जीवन मूल्य, इन दोनों के मध्य सदैव टकराहट चलती रहती है। सिल्वर वेंडिंग कहानी के आधार पर इस कथन की समीक्षा कीजिए। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, पुरानी और नई पीढ़ी के बीच में विचारों की टकराहट सदा चलती रहती है। दोनों पीढ़ियों का यह विचार भेद कभी मिटता ही नहीं। हर युग में समाज के सामने प्रकट होता रहता है। सिल्वर वेंडिंग कहानी में यशोधर बाबू तथा किशनदास पुरानी पीढ़ी और पुराने जीवन मूल्यों में प्रतीक है। यशोधर बाबू के पुत्र पुत्र दफ्तर के चड्डा नई पीढ़ी और नए जीवन को मानने वाला है। पूरी कहानी में इनका टकराव दिखाई देता है। यशोधर का संयुक्त परिवार को पसंद करना, पुराने गरीब रिश्तेदार से घुलना मिलना, उनकी आर्थिक मदद करना, पुरानी तरह के कपड़े पहनना, साइकिल पर दफ्तर जाना, मंदिर जाना, धार्मिक आयोजन करना तथा उनके बच्चे तथा पत्नी को पसंद नहीं है। बच्चे पत्नी द्वारा पाश्चात्य रहन सहन, खान पान, वेडिंग पार्टी को अपनाकर यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगता है। कहानी में आरंभ से अंत तक वैचारिक संघर्ष का चित्रण है। प्रश्न नंबर 3 है कि आधुनिकता की और बढ़ता हमारा समाज एक और नई उपलब्धि से समेटे हुए हैं, जो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कई खींचते चले गए। सिल्वर वेंडिंग कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जिसमें सिल्वर वेंडिंग कहानी के कथानायक यशोधर बाबू एक ऐसे संस्कारी व्यक्ति हैं जो पुराने संस्कारों मान्यताओं से चिपके रहते हैं, परंतु उनकी पत्नी और पुत्र पुत्री नई पीढ़ी के संस्कारों को अपनाकर आधुनिक बन जाते हैं। फलस्वरूप उनके विचार, सोचने का ढंग, उनकी कार्य प्रणाली पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वह आधुनिक सोच के वशीभूत होकर स्वार्थी बन जाते हैं। उन्हें रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं रह जाता। बड़ों के प्रति सम्मान, आदर भाव, मानवीय सद्गुण समाप्त हो जा गए। यशोधर बाबू चाहते हैं कि उनके बच्चे अनुभवी होने के नाते उनसे कुछ सलाह करें। उनका बड़ा पुत्र उपेक्षापूर्ण कहता है, बब्बा आप तो हद करते हो, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे पूछे क्यों। इस कारण यशोधर बाबू की परिवारजनों से टकरार चलती रहते थे, फिर भी वे सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करते रहते। प्रश्न नंबर 4, सिल्वर वेंडिंग कहानी के कथानक आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण व बदलते मानवीय मूल्यों पर आधारित है। इस कथन का सौदार्ण विवेचन कीजिए। सिल्वर वेंडिंग कहानी वर्तमान जीवन धारा का चित्रण भर देते हैं। वह आधुनिक समय का दर्पण है जिससे पुरानी और नई पीढ़ी का अंतराल देखा जा सकता है। नए बच्चे आधुनिक पश्चिमी संस्कृति को अंधाधुनिक अपना रहे। उन्हें न तो माता पिता की परवाह न रिश्तेदारी की, वे अपनी परंपराओं को भी तकियानु मानकर छोड़ रहे। लेखक यह दिखाना चाहता है कि वर्तमान समय करवट ले रहा, नई पीढ़ी अपनी जड़ों को छोड़ रही है, पुरानी पीढ़ी निस्तेज है। ऐसे में पुराने संस्कारों वाले लोग हंसी के पात्र बन रहे या अकेले होते जा रहे। दोनों स्थितियों में उचित नहीं है। लेखक बिना कई नई पीढ़ी को संदेश देना चाहता है कि अपने पूर्वजों का पारिवारिक और परंपराओं का सम्मान का करे और उन्हें गीतांजलि न दे, तिलांजलि न दे, और पूरी दूसरी ओर नई पीढ़ी को चुनौती के अनुसार उनको चलना चाहिए। आगे का कल पढ़ेंगे।